नमस्कार दोस्तों, सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद खास दस्तावेज पर गहराई से बात करने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाट इज नेक्स्ट ऑन योर रीडिंग लिस्ट। हाँ, ये दस्तावेज अब ये कोई मामूली रीडिंग लिस्ट नहीं है। ये जेम्स क्लियर की जो बेस्ट सेलिंग किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसके बाद तैयार किए गए उनके अपने नोट्स, संदर्भ और विचार हैं। बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं कि ये किताब का एक्सटेंडेड यूनिवर्स है। एग्जैक्टली और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो ये मतलब सोने की खान जैसा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम अक्सर कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं ना, पर उनके पीछे लेखक की सोच क्या थी, वो किन और स्रोतों से प्रभावित थे, या उस कॉन्सेप्ट को और गहराई से कहाँ समझा जा सकता है, ये जानना हमें बाकियों से अलग बनाता है। सही बात है। ये सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों और कैसे की परतें खोलता है। तो आज की इस चर्चा से हम न सिर्फ एटॉमिक हैबिट्स के जो कोर आइडियाज हैं उनको और मजबूत करेंगे, बल्कि जेम्स क्लियर के थिंकिंग प्रोसेस को समझेंगे, उनके द्वारा रेकमेंड किए गए रिसोर्सेज को जानेंगे। और कुछ दिलचस्प कहानियां और थ्योरीज भी हैं इसमें। हाँ, और कुछ ऐसी कहानियां और थ्योरीज को एक्सप्लोर करेंगे जो मुझे लगता है यूपीएससी की तैयारी को ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखती हैं। सही कहा, ये सब सरफेस लेवल ज्ञान नहीं होने वाला। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गहरी समझ और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात है। तो चलिए इस खजाने को परत दर परत खोलते हैं। लेट्स रियली गेट इनटू दिस। पहला सेक्शन है लेखक के अपने रिसोर्सेज और रेफरेंसेस का। इसमें सबसे पहले जिक्र है habitsacademy.com का। हाँ, habitsacademy.com। ये क्या है और लेखक इसे क्यों सुझा रहे हैं? देखिए, habitsacademy.com ये जेम्स क्लियर का अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लगता है, जहां वो शायद एटॉमिक हैबिट्स के सिद्धांतों पर आधारित कोर्सेज या वर्कशॉप्स या शायद ज़्यादा डिटेल्ड गाइड्स देते होंगे। अच्छा। अब यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए रेलेवेंट क्यों है? देखिए, यूपीएससी सिर्फ ज्ञान का इम्तिहान नहीं है ना? ये आपके डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी और सेल्फ इंप्रूवमेंट का भी टेस्ट है। सही। आपकी पढ़ने की आदतें, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी प्रोडक्टिविटी, ये सब बहुत मायने रखता है। हैबिट्स एकेडमी जैसे रिसोर्स आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से इन स्किल्स को डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। ये सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे जाकर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर फोकस करता है, ऐसा लगता है। राइट, तो ये एक तरह से थ्योरी को एक्शन में बदलने का जरिया हो सकता है। बिल्कुल। अगला लिंक है atomichabits.com साइकिलिंग। यहाँ ब्रिटिश साइकिलिंग टीम पर नई जानकारी की बात की गई है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। अभी अपडेट दे रहे हैं। यही तो बात है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज ये लेखक की इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और उनकी कमिटमेंट को दिखाता है। उन्होंने किताब में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण दिया था, मार्जिनल गेन्स के सिद्धांत को समझाने के लिए। हाँ, वो छोटी छोटी सुधारों वाला। बिल्कुल, कि कैसे छोटे छोटे सुधारों से बड़ा फर्क आता है। अब हो सकता है बाद में कोई नई जानकारी आई हो, कोई न्यूआंस या शायद कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट सामने आया हो जिसे वो स्पष्ट करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब कुछ कॉन्टेक्स्ट बदला हो। एग्जैक्टली। ज्ञान स्टैटिक नहीं होता ना, वो इवॉल्व होता है। ये अपडेट देना दिखाता है कि लेखक सिर्फ अपनी बात बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी को महत्व देते हैं। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है। कैसे? कि किसी भी जानकारी को पत्थर की लकीर ना माने, हमेशा ओपन रहें कि नई एविडेंस आ सकती है, कॉन्टेक्स्ट बदल सकता है। ये अपडेट बताता है कि सीखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रुकता नहीं है कभी। ये वाकई एक अहम सबक है, जानकारी को लगातार जांचते रहना। फिर आता है atomichabits.com स्कोरकार्ड, हैबिट स्कोरकार्ड टेम्पलेट। ये किस तरह का टूल है? क्या ये सिर्फ आदतों की लिस्ट बनाना है या कुछ और? नहीं, ये लिस्ट बनाने से कहीं ज्यादा है। हैबिट स्कोरकार्ड एक आप कह सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस टूल है, बहुत पावरफुल। सेल्फ अवेयरनेस टूल कैसे? आप अपनी रोज की आदतों को लिखते हैं, मतलब सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, और फिर हर आदत के आगे निशान लगाते हैं। प्लस अगर वो आपके लक्ष्यों के लिए अच्छी है, माइनस अगर बुरी है, और इक्वल अगर न्यूट्रल है। अच्छा, प्लस माइनस इक्वल टू। हाँ, इसका असली मकसद है अपनी जो ऑटो पायलट आदतें हैं ना, जिन पर हम ध्यान नहीं देते, उनको कॉन्शियस लेवल पर लाना। ओह। यूपीएससी की तैयारी में हम कई बार अनजाने में ऐसी आदतें पाल लेते हैं जो हमारा समय बर्बाद करती हैं, जैसे बार बार फोन चेक करना या पढ़ने बैठते ही ख्यालों में खो जाना। ये स्कोर कार्ड आपको बिना जजमेंट के ऑब्जेक्टिवली ये देखने में मदद करता है कि आपका दिन असल में जा कहाँ रहा है। इट्स लाइक होल्डिंग अ मिरर टू योर डेली रूटीन। आईना दिखाने जैसा। बिल्कुल। और ये बदलाव का पहला कदम है अवेयरनेस। जब तक पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है, सुधारेंगे कैसे? मतलब अपनी आदतों का ईमानदारी से ऑडिट करना, ये तो करना ही चाहिए। अगला है atomichabits.com हैबिट स्टैकिंग।
हैबिट स्टैकिंग टेम्पलेट, इसकी तुलना बीजे फॉग की टाइनी हैबिट्स रेसिपी से भी की गई है। ये हैबिट स्टैकिंग, ये टेक्निक क्या है और यूपीएससी रूटीन में कैसे फिट हो सकती है? हैबिट स्टैकिंग ये एक ब्रिलियंट और मैं कहूँगा बेहद प्रैक्टिकल टेक्निक है। अच्छा। हाँ, इसका फंडा बहुत सिंपल है। आप जिस नई आदत को बनाना चाहते हैं उसे अपनी किसी पुरानी पहले से जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ देते हैं, चिपका देते हैं, समझ लीजिए। पुरानी आदत के बाद नई आदत। एग्जाम्पल? इसका फॉर्मूला है आफ्टर माई करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। जैसे सुबह ब्रश करने के बाद करंट हैबिट मैं 1 ग्लास पानी पीऊंगा, न्यू हैबिट। या रात को डिनर के बाद करंट हैबिट मैं 15 मिनट के लिए अपने दिन के नोट्स रिवाइज करूंगा, न्यू हैबिट। ओह, ये तो आसान लग रहा है। हाँ, और बीजे फॉग का मॉडल भी इसी एंकर मोमेंट के प्रिंसिपल पर काम करता है। किसी पुरानी आदत को एंकर बनाकर नई आदत को जोड़ना। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो ये वरदान है। वो कैसे? ये डिसीजन फटीग को कम करता है। आपको हर बार सोचना नहीं पड़ता कि अगली पढ़ाई कब शुरू करें। आपने उसे अपनी किसी मौजूदा रूटीन से जोड़ दिया है। जैसे शाम की चाय पीने के बाद मैं तुरंत एथिक्स का एक टॉपिक पढ़ूंगा। ये स्मूथ ट्रांजिशन बनाने में मदद करता है। लेट मी रिपीट द टेक्निक, हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग, ये तो सच में कमाल का है। इसे तो आज से ही ट्राई किया जा सकता है। अच्छा, अब है atomichabits.com। बिजनेस यहाँ अंतर्निहित उद्देश्यों, अंडरलाइंग मोटिव्स की पूरी सूची और व्यावसायिक अनुप्रयोग की बात है। ये थोड़े गहरे मनोविज्ञान की बात लग रही है। हाँ बिल्कुल, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के कोर में जाता है। ये अंडरलाइंग मोटिव्स क्या है और यूपीएससी से इनका क्या लेना देना? जेम्स क्लियर यहाँ शायद उन बुनियादी मानवीय इच्छाओं की बात कर रहे हैं जो हमारे लगभग हर व्यवहार को ड्राइव करती हैं, जैसे ऊर्जा बचाना, भोजन पानी पाना, प्यार ढूंढना और बच्चे पालना, दूसरों से जुड़ना, सामाजिक स्वीकृति और मान्यता पाना, अनिश्चितता कम करना, स्टेटस हासिल करना, इस तरह की चीजें। ये तो मैस्लोज हायरार्की जैसी बातें लग रही हैं थोड़ी। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। हाँ, बुनियादी मानवीय ड्राइव्स। अब बिजनेस इन्हीं गहराइयों को समझते हैं और अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या मार्केटिंग को इस तरह डिजाइन करते हैं कि वो इन मोटिव्स को अपील करें। अच्छा, और यूपीएससी के लिए? अरे भाई, यूपीएससी के लिए ये क्यों जरूरी है? एथिक्स का पूरा पेपर, एसे, यहाँ तक कि गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, ये सब मानव व्यवहार, समाज की प्रेरणाओं और मूल्यों को समझने पर ही तो आधारित है। ये अंडरलाइंग मोटिव्स की लिस्ट आपको लोगों के एक्शंस के पीछे छुपे क्यों को समझने में मदद कर सकती है। आपके एनालिसिस में डेप्थ आएगी इससे। वाओ, ये तो काफी गहरा कनेक्शन है। एथिक्स और एसे के लिए तो ये बहुत यूजफुल हो सकता है। ठीक है, अगला रिसोर्स है atomichabits.com जर्नल, हैबिट जर्नल, और इसमें 1 लाइन पर डे का आइडिया भी है। जर्नलिंग के क्या फायदे हो सकते हैं, खासकर एक स्ट्रेस्ड यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए? जर्नलिंग और खासकर 1 लाइन पर डे जैसा सिंपल अप्रोच, ये एक बहुत पावरफुल टूल है सेल्फ रिफ्लेक्शन और मेंटल वेलबींग के लिए। अच्छा, कैसे? देखिए, यूपीएससी की तैयारी एक लंबी और अक्सर अकेली यात्रा होती है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, सेल्फ डाउट होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है। रोज सिर्फ एक लाइन लिखना कि आज क्या अच्छा हुआ या क्या सीखा या क्या महसूस किया, ये आपको अपने विचारों को प्रोसेस करने में मदद करता है। एक आउटलेट मिलता है। ये आपकी छोटी छोटी जीतों को एक्नॉलेज करने का मौका देता है। पैटर्न पहचानने में मदद करता है, जैसे किस वजह से आज पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, और ओवरऑल इमोशनल रेगुलेशन में सहायक होता है। और सबसे अच्छी बात, ये बोझिल भी नहीं है, जस्ट 1 लाइन, सिर्फ एक लाइन रोज। हाँ, इट्स अबाउट बिल्डिंग अ कॉन्वर्सेशन विथ योरसेल्फ, अपने आप से बात करना। ये बात तो है, अक्सर हम सोचते बहुत हैं पर लिखते नहीं। लिखने से क्लैरिटी आती है। अच्छा, फिर है atomichabits.com ट्रैकर, हैबिट ट्रैकर टेम्पलेट। स्कोर कार्ड से ये कैसे अलग है और ट्रैकिंग क्यों जरूरी है? अच्छा सवाल है। स्कोर कार्ड था अवेयरनेस के लिए कि मेरी आदतें हैं क्या। ट्रैकर है प्रोग्रेस मॉनिटरिंग और मोटिवेशन के लिए। अच्छा, प्रोग्रेस देखने के लिए। हाँ, हैबिट ट्रैकर में आप उन आदतों को लिखते हैं जिन्हें आप बनाना या तोड़ना चाहते हैं, और फिर रोज आप ट्रैक करते हैं कि आपने वो किया या नहीं, अक्सर एक कैलेंडर पर क्रॉस लगाकर या टिक करके। जैसे वो कैलेंडर मेथड? बिल्कुल वही। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। पहला, ये आदत को विजुअल बनाता है। आप अपनी प्रोग्रेस की चेन देख सकते हैं, एक लकीर बनते हुई दिखती है। एग्जैक्टली। दूसरा, हर बार टिक लगाने पर दिमाग को एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, ये आपको अकाउंटेबल रखता है। आप चेन को तोड़ना नहीं चाहते। डोंट ब्रेक द चेन। डोंट ब्रेक द चेन, ये तो सुना है। हाँ, ये मोमेंटम बनाए रखने में मदद करता है, खासकर उन दिनों जब मोटिवेशन कम हो
यूपीएससी की लंबी तैयारी में ये विजुअल प्रोग्रेस देखना बहुत जरूरी है, बहुत हिम्मत देता है। चेन तोड़ने का डर सही है, और अकाउंटेबिलिटी की बात को अगले लेवल पर ले जाता है atomichabits.com कॉन्ट्रैक्ट हैबिट कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ ब्रायन हैरिस के असली कॉन्ट्रैक्ट्स और खाली टेम्पलेट का जिक्र है। ये हैबिट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है? सुना थोड़ा इंटेंस है। हाँ, ये वाकई इंटेंस है और इसीलिए इफेक्टिव भी हो सकता है। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट एक फॉर्मल अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट किसके साथ? आप खुद के साथ कर सकते हैं या किसी और के साथ, जिसे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कहते हैं। इसमें आप लिखते हैं कि आप कौन सी आदत अपनाएंगे या छोड़ेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो उसका नतीजा, पेनल्टी क्या होगा। पेनल्टी, सजा। हाँ, और ये पेनल्टी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो आपको सच में चुभे, जैसे अपने किसी दोस्त को पैसे देना या कोई ऐसा काम करना जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। अरे बाप रे। ब्रायन हैरिस, जिनका जिक्र है, उन्होंने अपनी पत्नी और कोच के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वजन कम करने और बिजनेस लिखने के लिए, और उसमें काफी बड़ी रकम दांव पर थी। ये तो वही बात हुई ना, यूलिसीज पैक्ट, वो ग्रीक माइथोलॉजी वाली कहानी मुझे याद आ रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा। ये यूलिसीज पैक्ट का ही एक रूप है। होमर की ओडिसी में हीरो यूलिसिस को पता था कि उसे साइरन्स नाम की क्रिएचर्स के पास से गुजरना है, जिनका गाना इतना मोहक था कि नाविक खिंचे चले जाते थे और जहाज चट्टानों से टकरा जाते थे। हाँ हाँ, याद आया। तो यूलिसिस ने क्या किया? उसने अपने साथियों के कानों में मोम भर दिया और खुद को जहाज के मस्तूल से कसकर बंधवा लिया और हुक्म दिया कि चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाए, उसे खोला न जाए। मतलब पहले ही इंतजाम कर लिया। बिल्कुल, मतलब उसने अपने भविष्य के कमजोर सेल्फ को अपने वर्तमान के समझदार सेल्फ के फैसले से बांध दिया। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट यही करता है। ये आपको तब डिसिप्लिन में रखता है जब आपकी विल पावर जवाब दे जाती है। यूपीएससी की तैयारी में प्रोक्रास्टिनेशन या डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ये एक पावरफुल स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेट मी रिपीट द टर्म, यूलिसीज पैक्ट। यूलिसीज पैक्ट, क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। भविष्य के लालच से बचने का वर्तमान में किया गया इंतजाम। वाह। अच्छा, अगला है एटॉमिक हैबिट्स कॉम्पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिंक्स। पर्सनैलिटी और आदतों का क्या कनेक्शन है? क्या यूपीएससी एस्पिरेंट्स को अपनी पर्सनैलिटी जानने से कोई फायदा है? कनेक्शन तो गहरा है। हमारी पर्सनालिटी यानी हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के जो अपेक्षाकृत स्थायी पैटर्न होते हैं, ये तय करती है कि कौन सी आदतें हमारे लिए नेचुरल लगती हैं और कौन सी मुश्किल। अच्छा, जैसे बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल में एक ट्रेट है कॉन्शियसनेस, कर्तव्यनिष्ठा। जो लोग इसमें हाई होते हैं वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड और गोल ओरिएंटेड होते हैं। उनके लिए शायद आदतें बनाना थोड़ा आसान हो। जो लोग ओपननेस टू एक्सपीरियंस में हाई होते हैं वो शायद नई चीजें ट्राई करने वाली आदतें आसानी से अपना लें। अपनी पर्सनालिटी को समझना, चाहे वो बिग 5 हो या कोई और मॉडल, आपको ये जानने में मदद करता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या। तो इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये कि आप अपनी आदत बनाने की स्ट्रैटेजी को अपने नेचर के हिसाब से टेलर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी और की नकल करें जो आपसे बिल्कुल अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो शायद अकेले पढ़ने की आदत आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव हो बजाय ग्रुप स्टडी के। ये तो सेल्फ अवेयरनेस को एक और डायमेंशन देता है, अपनी प्रकृति के अनुसार रणनीति बनाना। सही है। और इस सेक्शन के आखिरी 2 लिंक्स हैं, jamesclear.com एनुअल रिव्यू और jamesclear.com इंटेग्रिटी। लेखक के पिछले वार्षिक रिव्यू और इंटेग्रिटी रिपोर्ट्स, इनसे हमें क्या सीखना चाहिए? ये फिर से लेखक की ट्रांसपेरेंसी और सेल्फ इंप्रूवमेंट के प्रति कमिटमेंट को दर्शाते हैं। एनुअल रिव्यू एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिसमें वो पिछले साल को देखते हैं, क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं, क्या सीखा, और अगले साल के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अच्छा, मतलब वो खुद भी ये करते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि सफल लोग भी रुककर सोचते हैं, प्लान करते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। इंटेग्रिटी रिपोर्ट शायद उनके कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पर आधारित कोई पब्लिक डिक्लेरेशन या सेल्फ असेसमेंट हो सकता है। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए? यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। रेगुलर रिव्यू, चाहे वो वीकली हो या मंथली, आपको अपनी तैयारी के ट्रैक पर रखता है, आपको कोर्स करेक्शन का मौका देता है। और इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, ये तो सिविल सर्विसेज की आत्मा है। हाँ, एथिक्स पेपर में तो ये सेंट्रल थीम है। बिल्कुल। ये रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि अपने वैल्यूज के प्रति अकाउंटेबल रहना सिर्फ कहने की बात नहीं, करने की चीज है। बिल्कुल। तो ये थे वो सारे रिसोर्सेज जो लेखक ने पॉइंट आउट किए, काफी डिटेल्ड है। अब हम आते हैं दस्तावेज के दूसरे हिस्से पर, की कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। यहाँ एटॉमिक हैबिट्स के पीछे के कुछ फाउंडेशनल आइडियाज को और खोला गया है। पहला ही बड़ा स्ट्राइकिंग है 3.5 डिग्री का बदलाव वाला उदाहरण। हाँ, ये एनालॉजी तो मतलब दिमाग हिला देती है। सोचिए, एक प्लेन लॉस एंजलिस से
न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरता है। ठीक है। अगर उसकी हेडिंग यानी दिशा में सिर्फ 3.5 डिग्री का मामूली सा बदलाव कर दिया जाए, सिर्फ 3.5 डिग्री, कितना होता है 3.5 डिग्री? ये शायद प्लेन की नाक को सिर्फ 7 या 8 फीट खिसकाने जितना है। दोहराते हुए, सिर्फ 3.5 डिग्री, लगभग 7.5 से 6.5 फीट। बस इतना सा? हाँ, पर इतने से बदलाव से वो प्लेन एनवाईसी पहुंचने के बजाय 225 मील दूर वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएगा। 225 मील दूर? दोहराते हुए 225 मील दूर। क्या बात कर रहे हैं, इतना बड़ा फर्क? हाँ, ये दिखाता है कि शुरुआत में जो बदलाव बिल्कुल नेग्लिजिबल लगता है, बिल्कुल मामूली, वो लंबे समय में कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यूपीएससी की तैयारी में इसका मतलब है कि रोजाना की छोटी छोटी कंसिस्टेंट आदतें, जैसे रोज सिर्फ 30 मिनट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना या रोज सिर्फ 5 नए वोकैबुलरी वर्ड सीखना, ये शुरुआत में भले ही मामूली लगें, पर साल भर में ये आपको दूसरों से मीलों आगे ले जा सकती हैं। ये छोटी आदतें ही बड़ा डेस्टिनेशन तय करती हैं। माइंड ब्लोइंग। ये पर्सपेक्टिव देता है कि रोज की छोटी कोशिशें बेकार नहीं जाती। बिल्कुल। अगला कॉन्सेप्ट है अचेतन, अनकॉन्शियस, नॉन कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। लेखक इनमें से नॉन कॉन्शियस शब्द क्यों चुनते हैं? आदतों में इस अचेतन मन की क्या भूमिका है? लेखक यहाँ थोड़ी सी सिमेंटिक क्लैरिटी ला रहे हैं, मतलब शब्दों के अर्थ में स्पष्टता। वो कहते हैं कि ये तीनों शब्द अक्सर इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं, पर नॉन कॉन्शियस शायद सबसे ज्यादा एक्यूरेट है आदतों के संदर्भ में। क्यों? इनमें फर्क क्या है? ताकि नॉन कॉन्शियस में वो सब कुछ शामिल है जो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस से बाहर है। इसमें वो प्रक्रियाएं भी हैं जिन तक हमारी पहुंच ही नहीं, जैसे दिल का धड़कना, और वो भी जब हम बस ध्यान नहीं दे रहे होते, जैसे माइंडलेस स्क्रॉलिंग। अच्छा। आदतें ज्यादातर नॉन कॉन्शियस होती हैं। एक बार वो बन जाती हैं तो हमारा दिमाग उन्हें ऑटो पायलट पर चलाता है ताकि कॉन्शियस दिमाग फ्री रहे ज्यादा जरूरी कामों के लिए। यूपीएससी की तैयारी में ये समझना जरूरी है, क्योंकि हमारा बहुत सारा समय और एनर्जी इसी नॉन कॉन्शियस ऑटो पायलट पर चल रहे डिस्ट्रैक्शंस या अनप्रोडक्टिव आदतों में खर्च हो जाता है। फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें इन नॉन कॉन्शियस पैटर्न्स को पहचानना और बदलना होता है। यानी हमारे अनजाने में ही बहुत कुछ चलता रहता है। ठीक है, फिर है पहचान, आइडेंटिटी। लेखक कहते हैं कि पहचान के कुछ पहलू स्थिर होते हैं, जैसे लंबाई, लेकिन उनका मूल्यांकन अनुभवों से बदलता है। आदतें पहचान को कैसे आकार देती हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट की पहचान से इसका क्या लेना देना? ये एटॉमिक हैबिट्स के सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक है। अच्छा। क्लियर का तर्क है कि सच्ची आदतें बदलने के लिए सिर्फ गोल सेट करना काफी नहीं, आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। पहचान बदलनी होगी मतलब? लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे रोज पढ़ना है, बल्कि ये कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो रोज पढ़ता है। मैं एक डिसिप्लिन्ड लर्नर हूं। ओह, ये तो सोचने का तरीका ही बदल गया। बिल्कुल। हमारी आदतें हमारी पहचान का सबूत होती हैं। हर बार जब आप पढ़ने बैठते हैं, आप अपनी डिसिप्लिन्ड लर्नर वाली पहचान को वोट दे रहे होते हैं। धीरे धीरे ये पहचान मजबूत होती जाती है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। सिर्फ एग्जाम क्लियर करना ही ये सोच काफी नहीं। आपको उस तरह का इंसान बनना होगा जो एग्जाम क्लियर करने लायक है, क्यूरियस, हार्डवर्किंग, रिजिलियंट, एनालिटिकल। आपकी आदतें आपको वो पहचान बनाने में मदद करती हैं। द गोल इज नॉट टू डू समथिंग बट टू बिकम समवन। बिल्कुल ये गहरा है। अब 2 किताबों का जिक्र आता है जिन्होंने जेम्स क्लियर को प्रभावित किया, द पावर ऑफ हैबिट चार्ल्स डुहे की और हुक्ड नीर इयाल की। इनका क्या योगदान रहा? हाँ, और जेम्स क्लियर खुले तौर पे स्वीकार करते हैं कि वो दूसरों के काम पर बिल्ड कर रहे हैं। ये भी अच्छी बात है। बिल्कुल। चार्ल्स डुही की द पावर ऑफ हैबिट ने हैबिट लूप, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया। दोहराते हुए, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हाँ, ये तो बहुत फेमस है। डुही ने बताया कि आदतें बनती कैसे हैं, उसका एक मॉडल दिया। क्लियर ने इसी फ्रेमवर्क को लिया और उसे और एक्शनेबल बनाया अपने 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज के जरिए। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी, मेक इट सैटिस्फाइंग। अच्छा, तो दुहे के काम को और प्रैक्टिकल बनाया। हाँ, और नीर इयाल की हुक्ड, जो ज्यादातर प्रोडक्ट डिजाइन पर फोकस करती है, उसने भी हैबिट लूप के विजुअलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग को इन्फ्लुएंस किया होगा, खासकर क्रेविंग वाले हिस्से को, कि कैसी इच्छा पैदा की जाती है। ये दिखाता है कि नॉलेज कैसे इटरेट होती है, कैसे नए थिंकर्स पुराने आइडियाज को रिफाइन और एक्सपैंड करते हैं। कोई भी आइडिया वैक्यूम में नहीं आता। राइट, बिल्डिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। बिल्कुल। अब एक बहुत ही दिलचस्प और मानवीय कहानी आती है, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग शिनकनसेन घटना,
जापान की ये सुरक्षा रणनीति और वो महिला और बच्चे की जान बचाने वाली घटना, ये कैसे काम करती है और यूपीएससी में इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है? ये कहानी तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, जिसे जापानी में शिंकनकों को शिसाकांग को कहते हैं, ये जापान के रेलवे सिस्टम में, खासकर बुलेट ट्रेन शिंकनसेन में इस्तेमाल होने वाली एक सेफ्टी प्रोसीजर है। सेफ्टी प्रोसीजर, इसमें करते क्या है? इसमें कर्मचारी हर महत्वपूर्ण टास्क को करते समय उस पर उंगली से इशारा करते हैं और जोर से बोलकर कंफर्म करते हैं। उंगली से इशारा करके बोलना। हाँ, जैसे सिग्नल हरा है तो उंगली दिखाकर बोलेंगे सिग्नल ग्रीन, ओके। स्पीड लिमिट चेक करनी है, मीटर पर उंगली रखकर बोलेंगे स्पीड 150, ओके। ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। सुनने में अजीब लग सकता है, पर यह नॉन कॉन्शियस प्रोसेस को कॉन्शियस लेवल पर लाता है। गलतियों की गुंजाइश बहुत कम कर देता है। अच्छा, और वो घटना क्या थी? लेखक ने खुद देखा कि कैसे एक स्टेशन पर ट्रेन चलने से ठीक पहले रूटीन पॉइंट एंड कॉल करते हुए एक कर्मचारी ने नोटिस किया कि एक महिला का कोट दरवाजे में फंस गया है और उसका बच्चा प्लेटफॉर्म पर ही रह गया है। अरे, उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। अगर वो सिर्फ पैसिवली देख रहा होता बिना पॉइंट एंड कॉल के, तो शायद ध्यान न देता और अनहोनी हो जाती। ये आदत अवेयरनेस बढ़ाती है, जबरदस्ती ध्यान दिलवाती है। वाह। और यूपीएससी में इसका क्या एप्लीकेशन? हाँ, यूपीएससी में, अरे ओएमआर शीट भरते समय सोचिए कितनी सिली मिस्टेक्स होती हैं। हाँ, होती तो है। रोल नंबर गलत भर दिया या क्वेश्चन 5 का आंसर सी की जगह डी भर दिया। एग्जैक्टली। तो पॉइंटिंग एंड कॉलिंग इस्तेमाल करें। हर गोले को भरने से पहले प्रश्न संख्या पर उंगली रखकर बोलें क्वेश्चन 23, फिर ऑप्शन पर उंगली रखकर बोलें ऑप्शन सी, फिर गोला भरें। थोड़ा समय लगेगा, पर सिली मिस्टेक से बचने का अचूक तरीका है। ये तो ट्राई करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग में प्रूफ रीडिंग के समय भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हर लाइन पर पेन रखकर पढ़ना। इट फोर्सेस यू टू पे अटेंशन। ये ध्यान देने पर मजबूर करता है। क्या कमाल की प्रैक्टिकल टेक्निक है। सिली मिस्टेक्स तो बहुत कॉस्ट करती हैं यूपीएससी में। ठीक है, अगला है डोपामाइन और आदतों में उसकी भूमिका। लेखक कहते हैं ये पूरी कहानी नहीं है, तो क्या है भूमिका और क्या नहीं है? हाँ, लेखक यहाँ एक आम मिसकंसेप्शन को ठीक कर रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि आदतें सिर्फ डोपामाइन का खेल है, जो रिवॉर्ड केमिकल है। हाँ, मैंने भी यही सुना है। क्लियर कहते हैं कि हाँ, डोपामाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पूरी पहेली का सिर्फ एक हिस्सा है। डोपामाइन प्लेजर से ज्यादा एंटिसिपेशन और मोटिवेशन से जुड़ा है। एंटिसिपेशन, उम्मीद। हाँ, जब हमें किसी चीज से रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद होती है, जैसे नोटिफिकेशन देखकर फोन उठाने से कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा, तब डोपामाइन रिलीज होता है। ये हमें वो एक्शन लेने के लिए उकसाता है। क्रेविंग, ये इच्छा पैदा करता है। अच्छा, तो ये एक्शन लेने के लिए पुश करता है। बिल्कुल, लेकिन आदत का पूरा लूप, क्यू, रिस्पॉन्स, सैटिस्फैक्शन और उसके पीछे के न्यूरोलॉजिकल पाथवेज इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ये समझना जरूरी है ताकि हम ये ना सोचें कि सिर्फ डोपामाइन को मैनेज करके आदतें बदल जाएंगी। हाँ, ये मोटिवेशन और प्रोक्रेस्टिनेशन को समझने में मदद जरूर करता है। मात्रा बनाम क्वांटिटी, ये कहानी क्या सिखाती है और यूपीएससी आंसर राइटिंग से इसका क्या लेना देना? ये कहानी ये परफेक्शनिज्म के जाल पर एक कड़ा प्रहार है। कहानी ये है कि एक सिरेमिक्स टीचर ने अपनी क्लास को 2 ग्रुप में बांटा। ठीक है। एक ग्रुप क्वांटिटी ग्रुप से कहा गया कि उनका ग्रेड इस बात पर निर्भर करेगा कि इन्होंने कितना वजनदार पॉटरी बनाई। 50 पाउंड पॉट्स पर ए, 40 पाउंड पर बी वगैरह। जितना ज्यादा वजन उतना अच्छा ग्रेड। अच्छा, सिर्फ वजन पर? हाँ। दूसरे ग्रुप क्वालिटी ग्रुप से कहा गया कि उन्हें ग्रेड सिर्फ एक बर्तन पर मिलेगा, जो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। सिर्फ एक, पर परफेक्ट। तो क्या हुआ, किसने बेहतर किया? सेमेस्टर के अंत में क्या हुआ, सारे बेहतरीन बर्तन, सबसे ज्यादा क्रिएटिव और टेक्निकली साउंड पॉट्स वो क्वांटिटी ग्रुप ने बनाए थे। है क्वांटिटी वालों ने? हाँ, क्वालिटी ग्रुप वाले ज्यादातर समय परफेक्शन के बारे में सोचने, थ्योरी बनाने में ही उलझे रहे और बहुत कम बर्तन बना पाए, वो भी उतने अच्छे नहीं। क्वांटिटी ग्रुप वाले बस बनाते गए धड़ाधड़, गलतियां करते गए, उनसे सीखते गए और इस प्रोसेस में एक्सपर्ट बन गए। मतलब करने से ही सीखा। बिल्कुल। सबक, एक्शन ब्रीड्स क्लैरिटी, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। करते रहने से ही रास्ता साफ होता है। परफेक्शन के इंतजार करते रहेंगे तो शुरू ही नहीं कर पाएंगे। और यूपीएससी आंसर राइटिंग में? यूपीएससी आंसर राइटिंग में रोज लिखिए, रोज। भले ही शुरुआत में बेकार आंसर लिखें, रोज लिखने की क्वांटिटी आपको धीरे धीरे क्वालिटी तक ले जाएगी। सिर्फ सोचते रहने से कि परफेक्ट आंसर कैसे लिखें कुछ नहीं होगा। स्टार्ट डूइंग, लर्न बाय डूइंग। स्टार्ट डूइंग, लर्न बाय डूइंग, ये मंत्र है। बिल्कुल सही। अगला कॉन्सेप्ट है न्यूनतम क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन।
ये तो फिजिक्स का लगता है। आदतों से इसका क्या कनेक्शन? हाँ, ये फंडामेंटल फिजिक्स प्रिंसिपल है। दोहराते हुए, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। ब्रह्मांड में हर चीज, चाहे वो प्रकाश की किरणें हों या नदी का बहाव, नेचुरली वो रास्ता चुनती है जिसमें सबसे कम एनर्जी खर्च हो। ये ब्रह्मांड का एक बेसिक लॉ है। अच्छा, सबसे कम मेहनत वाला रास्ता। एग्जैक्टली और यही लॉ मानव व्यवहार पर भी लागू होता है। वी आर वायर्ड टू कंजर्व एनर्जी। हम नेचुरली आसान रास्ता चुनते हैं। आदतें इसीलिए इतनी पावरफुल होती हैं क्योंकि वो किसी काम को करने का सबसे कम एफर्ट वाला, सबसे ऑटोमेटिक तरीका बन जाती हैं। क्लियर कहते हैं कि अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए। मेक इट ईजी। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करें कि अच्छी आदतें करना आसान हो जाए और बुरी आदतें करना मुश्किल। एनवायरनमेंट डिजाइन कैसे? जैसे पढ़ने की सारी किताबें सामने रखें स्टडी टेबल पर और अपना फोन दूसरे कमरे में चार्ज पर लगा दें। इससे पढ़ने के लिए फ्रिक्शन कम हो गया और फोन चलाने के लिए फ्रिक्शन बढ़ गया। यूज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस टू योर एडवांटेज। यूज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, चालाकी से। सही है, ठीक है। फिर है घटाव द्वारा जोड़, एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है? सुनने में उल्टा लग रहा है। हाँ, सुनने में थोड़ा पैराडॉक्सिकल लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि कभी-कभी चीजों को बेहतर बनाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं, बल्कि कुछ हटाना पड़ता है। हटाना पड़ता है? जैसे किसी स्पोर्ट्स टीम से एक टॉक्सिक प्लेयर को हटाने से पूरी टीम का परफॉर्मेंस सुधर सकता है ना? हाँ, ये तो होता है। आदतों के कॉन्टेक्स्ट में अपनी लाइफ से बुरी आदतों को हटाना, सब्ट्रैक्ट करना, आपकी प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और हैप्पीनेस में वैल्यू ऐड करता है। यूपीएससी तैयारी में उन एक्टिविटीज, डिस्ट्रैक्शंस या कमिटमेंट्स को पहचानना और हटाना जो आपकी एनर्जी और टाइम ड्रेन कर रहे हैं, उतना ही जरूरी है जितना नई अच्छी आदतें बनाना। समटाइम्स लेस इज मोर। Subtracting the negatives adds positives. लेस इज मोर, बिल्कुल सही। तो बुरी आदतों या ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाना भी एक तरह से जोड़ना ही है। ठीक है, अब हम फिर से यूलिसीज पैक्ट पर आते हैं, जिसे लेखक ने पहले हैबिट कॉन्ट्रैक्ट के साथ जोड़ा था। ओडिसी की कहानी और प्रलोभन से बचने की रणनीति के तौर पर इसका महत्व, आप इस पर थोड़ा और जोर दे रहे हैं? हाँ, लेखक इस कॉन्सेप्ट पर दोबारा जोर दे रहे हैं और सही भी है, क्योंकि ये सेल्फ कंट्रोल के लिए बहुत फंडामेंटल है। जैसा हमने डिस्कस किया, यूलिसिस पैक्ट, नाम दोहराते हुए, यूलिसिस पैक्ट वो स्ट्रैटेजी है जहां आप अपने रैशनल, फार साइटेड सेल्फ, जब आप शांत और समझदार हैं, का इस्तेमाल करके अपने फ्यूचर इंपल्सिव सेल्फ, जब आप लालच या थकान के शिकार हो सकते हैं, को कंस्ट्रेन करते हैं, उसको रोकते हैं। भविष्य के मैं को काबू में करना। बिल्कुल। यूलिसिस ने लालच आने से पहले ही खुद को बांध लिया था। हम भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे अगर पता है कि शाम को थककर अनहेल्दी खाना ऑर्डर कर लेते हैं, तो सुबह ही हेल्थी मील प्रेप करके रख लें। अगर पता है कि सुबह उठकर फोन चलाने लगते हैं, तो रात को ही फोन बेडरूम से बाहर रख दें। ये कमिटमेंट डिवाइसेस है। एग्जैक्टली, ये कमिटमेंट डिवाइसेस हैं जो हमें हमारी अपनी वीकनेसेस से बचाते हैं। यूपीएससी की तैयारी में जहां डिसिप्लिन सर्वोपरि है, ये पैक्ट्स आपको टेम्पटेशंस जैसे सोशल मीडिया, प्रोक्रेस्टिनेशन, इनसे लड़ने में मदद कर सकते हैं। You lock in your future actions when you are in the right state of mind. Lock in your future actions, कमाल की फ्रेजिंग है। अब एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, विलंबित प्रतिफल पर्यावरण, डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट। ये क्या है और आधुनिक जीवन से कैसे जुड़ा है? ये कॉन्सेप्ट समझाता है कि मानव समाज कैसे बदला है और हमारी साइकोलॉजी उसके साथ कैसे मिसमैच होती है। हमारे पूर्वज हजारों साल पहले वो इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट में रहते थे। इमीडिएट रिटर्न, तुरंत फल मिलने वाला। हाँ, शिकार किया तुरंत खाया, खतरा देखा तुरंत भागे। ज्यादातर एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस तुरंत मिलता था, अच्छा या बुरा। ठीक है। लेकिन कृषि क्रांति के बाद हम धीरे धीरे डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट में आ गए। आप आज बीज बोते हैं, फसल महीनों बाद मिलती है। आप आज काम करते हैं, सैलरी महीने के अंत में मिलती है। आप आज पढ़ाई करते हैं, डिग्री सालों बाद मिलती है। और यूपीएससी की तैयारी इसका परफेक्ट उदाहरण है। आप आज घंटों मेहनत करते हैं, रिजल्ट 1.5-2 साल बाद आता है। सही। समस्या यह है कि हमारा दिमाग एवोल्यूशन के कारण अभी भी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के लिए वायर्ड है। उसे तुरंत रिवॉर्ड चाहिए। इसीलिए डिलेड रिवॉर्ड वाले कामों जैसे पढ़ाई, सेविंग करना, एक्सरसाइजिंग करना, इनमें लगे रहना मुश्किल होता है। ये तो है। ये समझना जरूरी है ताकि हम इस चैलेंज को एक्नॉलेज करें और स्ट्रैटेजीज बनाएं, जैसे छोटे छोटे रिवॉर्ड सेट करना, प्रोग्रेस ट्रैक करना,
इसे ओवरकम करने के लिए। ये तो हमारी रोज की कश्मकश है, इंस्टेंट वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा अगला कॉन्सेप्ट है समय असंगति, टाइम इनकंसिस्टेंसी या हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग। ये क्या भला है, नाम बड़े भारी हैं। हाँ, नाम थोड़े टेक्निकल है पर कॉन्सेप्ट वही रोज की कश्मकश वाला है। टाइम इनकंसिस्टेंसी या हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग दोनों टर्म्स याद रखें। हमारी वो कॉग्निटिव बायस है, मतलब सोचने की एक गड़बड़ी, जिसके तहत हम प्रेजेंट रिवॉर्ड्स को फ्यूचर रिवॉर्ड्स के मुकाबले कहीं ज्यादा वैल्यू देते हैं। मतलब आज का फायदा ज्यादा बड़ा लगता है। हाँ, और ये वैल्यूएशन डिस्प्रोपोर्शनेटली गिरती है जैसे जैसे रिवॉर्ड दूर जाता है। मतलब आज मिलने वाले 100 रुपए हमें कल मिलने वाले 110 रुपए से ज्यादा आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन 1 साल बाद मिलने वाले 100 रुपए और 1 साल 1 दिन बाद मिलने वाले 110 रुपए में हमें ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। दूरी बढ़ने पर फर्क कम लगता है। अच्छा, तो हम प्रेजेंट को ओवरवैल्यू करते हैं। एग्जैक्टली, वी ओवरवैल्यू द प्रेजेंट। इसलिए हम आज की छोटी सी खुशी, जैसे 1 घंटा मूवी देखना, के लिए कल के बड़े फायदे, जैसे सिलेबस का एक चैप्टर पूरा होना, को टाल देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ओह, तो प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ यहाँ है। हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर है। और इसी तरह हम इमीडिएट थ्रेट्स, जैसे प्लेन क्रैश का डर, को ओवर एस्टिमेट करते हैं और डिस्टेंट थ्रेट्स, जैसे खराब लाइफस्टाइल से धीरे धीरे होने वाली बीमारी का खतरा, को अंडर एस्टिमेट करते हैं। बाप रे। यूपीएससी की लंबी तैयारी में ये बायस लगातार हमें रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है। इसे पहचानना और कॉन्शियसली ओवरराइड करना जरूरी है। लॉन्ग टर्म विजन रखना जरूरी है। बाप रे, हमारा दिमाग ही हमारे खिलाफ साजिश करता है। ये तो जानना बहुत जरूरी था। अच्छा, अब लेखक का एक निजी सिद्धांत आता है फ्लो स्टेट और डैनियल kahneman के सिस्टम 1, सिस्टम 2 पर। ये क्या थियरी है? यहाँ जेम्स क्लियर थोड़ा स्पेकुलेट कर रहे हैं। ये उनकी अपनी हाइपोथेसिस है, वो खुद मानते हैं। वो नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल kahneman के प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का जिक्र करते हैं। हाँ, सिस्टम 1 और सिस्टम 2, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। बिल्कुल। सिस्टम 1 हमारा तेज, ऑटोमेटिक, इंट्यूटिव सोचने का तरीका है, जैसे 2 + 2 = 4 कहना। सिस्टम 2 हमारा धीमा, एफर्टफुल, एनालिटिकल सोचने का तरीका है, जैसे 17 × 24 कैलकुलेट करना। दोहराते हुए, सिस्टम 1 तेज, सिस्टम 2 धीमा। ठीक है, और फ्लो स्टेट? अब फ्लो स्टेट वो जादुई मानसिक अवस्था है जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, समय का पता नहीं चलता और आपकी परफॉर्मेंस पीक पर होती है। मिहाली सिक्सेंड-मिहाली ने इसे पॉपुलराइज किया था। हाँ, सुना है इसके बारे में। क्लियर का अनुमान है कि फ्लो स्टेट शायद तब आता है जब आप सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बिल्कुल किनारे पर, बिल्कुल एज पर काम कर रहे होते हैं। एज पर मतलब? आप अपनी सीखी हुई स्किल्स, जो अब सिस्टम 1 का हिस्सा बन चुकी हैं, का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चैलेंज इतना है कि आपको पूरा ध्यान सिस्टम 2 भी लगाना पड़ रहा है। यू आर यूजिंग योर ऑटोमेटेड नॉलेज बट ऑल्सो स्ट्रेचिंग योरसेल्फ जस्ट इनफ। ओह, तो ये न तो पूरी तरह आसान है, नहीं बहुत मुश्किल। एग्जैक्टली। ये कॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस माइंड का एक ही करंट जैसा है। यूपीएससी की पढ़ाई में अगर आप फ्लो स्टेट अचीव कर पाएं तो आपकी लर्निंग और प्रोडक्टिविटी स्काईरॉकेट कर सकती है। घंटों का काम मिनटों में हो सकता है। फैसिनेटिंग थ्योरी। सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के एज पर फ्लो। सोचने लायक बात है कि कैसे उस स्टेट में पहुंचा जाए। ठीक है, अगला है परिवर्तनीय पुरस्कार, वेरिएबल रिवॉर्ड्स। स्किनर के चूहों वाला प्रयोग। ये क्या है और आज की दुनिया में कैसे रेलेवेंट है? ये बिहेवियरिज्म का एक क्लासिक प्रयोग है जिसे बीएफ स्किनर ने किया था। बहुत प्रभावशाली प्रयोग था ये। हाँ, स्किनर बॉक्स। हाँ, उन्होंने देखा कि अगर चूहों को लिवर दबाने पर हर बार खाना रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, लेकिन अगर उन्हें लीवर दबाने पर कभी-कभी और अनप्रेडिक्टेबली खाना मिलता है, कभी मिला कभी नहीं मिला, हाँ, तो वो लिवर को और ज्यादा ऑब्सेसिवली दबाते हैं, पागलपन की हद तक। यही वेरिएबल रिवॉर्ड्स का सिद्धांत है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? अनिश्चितता हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेती है। डोपामाइन का स्पाइक ज्यादा होता है जब रिवॉर्ड अनसर्टन हो। अच्छा, और आज की दुनिया में? आज की दुनिया, अरे भाई, सोशल मीडिया फीड्स, आप स्क्रॉल करते जाते हैं, पता नहीं अगली पोस्ट क्या होगी, मजेदार या बोरिंग। ईमेल नोटिफिकेशंस, पता नहीं कौन सा ईमेल जरूरी होगा। स्लॉट मशीन्स, वीडियो गेम लूट बॉक्सेस, ये सब वेरिएबल रिवॉर्ड्स पे ही चलते हैं। ओह माय गॉड, ये तो हर जगह है। बिल्कुल। आपको नहीं पता कि अगली बार स्क्रॉल करने पे क्या मिलेगा, कौन सा ईमेल आएगा, क्या रिवॉर्ड मिलेगा, और यही अनिश्चितता आपको हुक्ड रखती है, एडिक्टेड बनाती है।
तो यूपीएससी तैयारी में इसका क्या करें? पॉजिटिव यूज भी हो सकता है, जैसे अपने स्टडी सेशंस के बाद खुद को छोटे अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स देना, कभी चॉकलेट, कभी 10 मिनट का ब्रेक, कभी गाना सुनना, ताकि रूटीन मोनोटोनस ना लगे। बट मोस्टली वी नीड टू बी अवेयर ऑफ हाउ इट्स यूज्ड अगेंस्ट अस बाय टेक्नोलॉजी कंपनीज। ज्यादातर तो हमें इससे बचना है। खतरनाक चीज है ये वेरिएबल रिवॉर्ड्स, पता ही नहीं चलता कब लत लग जाती है। बिल्कुल। और आखिरी कॉन्सेप्ट इस सेक्शन का है सोराइटीज पैराडॉक्स, सोरिटीज पैराडॉक्स, ढेर वाला पैराडॉक्स। ये क्या है और आदतों से कैसे जुड़ा है? ये एक प्राचीन ग्रीक फिलोसॉफिकल पजल है। सोराइटिस ग्रीक शब्द सोरोस से आया है, जिसका मतलब है ढेर, हीप। ढेर, रेत का ढेर। हाँ, मान लीजिए रेत का ढेर। पैराडॉक्स ये है, रेत का एक दाना ढेर नहीं होता, नहीं। 2 दाने भी ढेर नहीं होते, नहीं। अगर आप एक एक करके दाने डालते जाएं, तो किस पॉइंट पर वो समूह ढेर बन जाता है? 100 दानों पर, 101 पर? कोई शार्प डिवाइडिंग लाइन नहीं है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। कोई एक दाना तो डिसाइसिव नहीं है। एग्जैक्टली। यही बात आदतों पे लागू होती है। एक दिन जिम जाने से आप फिट नहीं बनते, एक दिन पढ़ने से आप विद्वान नहीं बनते, लेकिन लगातार करते रहने से कब वो छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला देते हैं, ये बताना मुश्किल है। कोई एक दिन तय नहीं करता। सोराइटस पैराडॉक्स, दोहराते हुए, सोराइटस पैराडॉक्स हमें छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस की शक्ति याद दिलाता है। यूपीएससी की तैयारी में हर रोज का थोड़ा थोड़ा एफर्ट जमा होकर ही आखिर में सफलता का ढेर बनाता है। देयर इज नो सिंगल डिफाइनिंग मोमेंट, इट्स द अक्यूमुलेशन दैट मैटर्स। द accumulation matters। क्या बात है! ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो वाकई सोच बदलने वाले हैं। हर एक में यूपीएससी के लिए कुछ ना कुछ था। अच्छा, अब हम दस्तावेज के आखिरी हिस्से पर आते हैं, अदर नोटेबल एस्पेक्ट्स। इसमें कुछ एनेक्डोट्स और रेफरेंसेस हैं। पहला है कैथरीन द ग्रेट और डिडरॉट की कहानी। हाँ, ये इतिहास का एक प्यारा सा किस्सा है जो ज्ञान और उदारता को दिखाता है। डेनिस डिडरॉट, वो महान फ्रांसीसी दार्शनिक और एनसाइक्लोपीडिया के संपादक थे। हाँ, एनसाइक्लोपीडियस। वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और अपनी बेशकीमती लाइब्रेरी बेचने की सोच रहे थे, जब रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट को, इनलाइटेंड डेस्पॉट जिन्हें कहते हैं, हाँ, तो उन्होंने न सिर्फ डिडरॉट की पूरी लाइब्रेरी खरीद ली, बल्कि डिडरॉट को ही उस लाइब्रेरियन का लाइब्रेरियन नियुक्त कर दिया और उन्हें एडवांस में कई सालों की सैलरी भी दे दी, ताकि वो आराम से अपना काम कर सकें। वाह, ये तो अद्भुत है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे पावरफुल लोग भी ज्ञान और विद्वानों का सम्मान करते थे, और ये शायद लेखक के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा हो कि कैसे दूसरों की मदद की जा सकती है। अद्भुत। फिर लेखक ने गेम ऑफ थ्रोन्स और हैरी पॉटर का भी जिक्र किया है। क्यों? ये तो किताबों से बिल्कुल अलग है। ये शायद लेखक का तरीका है अपने पाठकों से कनेक्ट करने का, थोड़ा ह्यूमर और रेलेवेंस जोड़ने का। अच्छा, मतलब थोड़ा लाइट बनाने के लिए। हाँ, ये दिखाता है कि गंभीर विषयों पर लिखते हुए भी आप पॉप कल्चर रेफरेंसेस का इस्तेमाल करके अपनी बात को ज्यादा रिलेटेबल बना सकते हैं। इट मेक्स द कंटेंट लेस ड्राई एंड मोर एंगेजिंग। बोरियत कम होती है। सही है। और उन्होंने अपनी लेखन प्रक्रिया के बारे में भी कुछ लिखा है। पांडुलिपि खत्म करने के लिए हाउस अरेस्ट जैसा महसूस करना। हाँ, ये दिखाता है कि क्रिएटिव काम, खासकर एक बड़ी किताब लिखना, कितना डिमांडिंग हो सकता है, कितना मुश्किल होता है। फोकस और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए बाहरी दुनिया से कटना पड़ता है, जो कभी-कभी कैद जैसा लग सकता है। ये तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स की स्थिति से काफी मिलता जुलता है, बिल्कुल, जिन्हें अपनी तैयारी के लिए सोशल लाइफ और दूसरी चीजों से कटना पड़ता है। बिल्कुल। इट हाइलाइट्स द सैक्रिफाइसेस इन्वॉल्व्ड इन अचीविंग बिग गोल्स। बड़े लक्ष्य त्याग मांगते हैं। सही बात है। और आखिर में निर्णय जर्नल, डिसीजन जर्नल का जिक्र है। ये क्या है? ये एक और सेल्फ इंप्रूवमेंट टूल है, डिसीजन जर्नल। अरे, इसमें आप अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को लेते समय अपनी सोच, अपनी उम्मीदें और उस समय आपके पास क्या जानकारी उपलब्ध थी, उसे रिकॉर्ड करते हैं। निर्णय लेने से पहले? हाँ, या लेते समय। बाद में जब उस निर्णय का परिणाम सामने आता है, अच्छा या बुरा, तो आप वापस जाकर देख सकते हैं कि आपका निर्णय कितना सही था और आपकी थिंकिंग प्रोसेस में कहाँ कमी थी। ओह, तो ये गलतियों से सीखने का तरीका है। बिल्कुल, ये आपको अपने बायसेस को पहचानने और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। यूपीएससी की तैयारी में और बाद में एक ऑफिसर के तौर पर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत क्रूशियल हैं। ये जर्नल उसे सुधारने का एक सिस्टमैटिक तरीका हो सकता है। बेहतरीन। तो ये था इस दस्तावेज व्हाट इज नेक्स्ट ऑन योर रीडिंग लिस्ट का पूरा पोस्टमार्टम। अरे भाई, इतनी सारी जानकारी, इतने सारे इनसाइट्स। चलिए एक बार मुख्य बातों को जल्दी से समराइज करते हैं। की टेकअवेज क्या रहे इस पूरी चर्चा के? जरूर जरूर। संक्षेप में हमने सीखा, पहला, रिसोर्सेज का महत्व।
लिखत द्वारा दिए गए लिंक्स, हैबिट्स एकेडमी, टेम्पलेट्स, स्कोर कार्ड, स्टैकिंग, ट्रैकर, कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनालिटी टेस्ट्स, एनुअल रिव्यू, इंटीग्रिटी रिपोर्ट्स, ये सिर्फ लिंक्स नहीं बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो एटॉमिक हैबिट्स के प्रिंसिपल्स को लागू करने में मदद करते हैं। हाँ, एक्शनेबल चीजें। दूसरा, कोर कॉन्सेप्ट्स की गहराई। हमने 3.5 डिग्री शिफ्ट, छोटी आदतों का बड़ा असर, नॉन कॉन्शियस माइंड, ऑटो पायलट, आइडेंटिटी, पहचान बदलना, हैबिट लूप, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, अवेयरनेस बढ़ाना, डोपामीन, प्रेरणा में भूमिका, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, एक्शन लेना, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, आसान बनाना, एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन, नकारात्मक हटाना, यूलिसीज पैक्ट, कमिटमेंट डिवाइसेस, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, आधुनिक चुनौती, टाइम इनकंसिस्टेंसी, प्रेजेंट बायस, फ्लो स्टेट, पीक परफॉर्मेंस, वेरिएबल रिवॉर्ड्स, लत का विज्ञान और सोराइटीज पैराडॉक्स, संचय की शक्ति। इन सब कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझा और यूपीएससी के लिए उनकी रेलेवेंस देखी। हर कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण था। तीसरा, लिखट की प्रक्रिया। जेम्स क्लियर की ट्रांसपेरेंसी, जैसे साइकिलिंग टीम अपडेट, उनका सेल्फ रिफ्लेक्शन, एनुअल रिव्यू, इंटीग्रिटी रिपोर्ट और उनका दूसरों के काम पर बिल्ड करना, दुहिग, इयाल, ये सब सीखने की प्रक्रिया को मानवीय और प्रामाणिक बनाते हैं। हाँ, वो भी सीखते हैं और शेयर करते हैं। चौथा, कहानियों और एनालॉजीज की शक्ति। बिल्कुल। ब्रिटिश साइकिलिंग, शिनकनसेन घटना, सिरेमिक क्लास, यूलिसिस की कहानी, ये सब सिद्धांतों को यादगार और समझने में आसान बनाते हैं। कहानियां याद रहती हैं। बिल्कुल। और पांचवा, सेल्फ इंप्रूवमेंट एक सतत यात्रा है। ये नोट्स दिखाते हैं कि सीखना और बेहतर बनना कभी खत्म नहीं होता। सफल लोग भी लगातार खुद पर काम करते रहते हैं। इट्स अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब के पीछे के नोट्स नहीं थे। ये सफलता के मनोविज्ञान, अनुशासन बनाने के विज्ञान और लगातार सीखने की कला का एक मास्टर क्लास था। जेम्स क्लियर ने जो इनसाइट्स यहाँ शेयर किए हैं वो यूपीएससी की इस मुश्किल और लंबी यात्रा में आपके सबसे बड़े सहयोगी बन सकते हैं। बिल्कुल। तैयारी एक मैराथन है और इसमें रोज की छोटी सही आदतें, अपनी साइकोलॉजी को समझना और सही टूल्स का इस्तेमाल करना ही आपको फिनिश लाइन तक ले जाएगा। बिल्कुल। इस चर्चा को शायद दोबारा सुनने की जरूरत पड़े, नोट्स बनाने की जरूरत पड़े, पर सबसे जरूरी है सोचना कि आप इनमें से किन स्ट्रैटेजीज को, चाहे वो हैबिट स्टैकिंग हो, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग हो, यूलिसिस पैक्ट हो या सिर्फ एक हैबिट ट्रैकर हो, अपनी पढ़ाई और जीवन में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे लागू कर सकते हैं। हाँ, एक्शन लेना जरूरी है। याद रखें, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, एक्शन इज रियल पावर। ज्ञान को लागू करना ही असली शक्ति है। और अगर आपको ये गहरा विस्तृत विश्लेषण पसंद आया, अगर आपको लगा कि इससे आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिल सकती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हाँ, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि कौन सा कॉन्सेप्ट या टूल आपको सबसे ज्यादा उपयोगी लगा या आप किसे आजमाने वाले हैं। और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम ऐसे ही डिटेल्ड, नो नॉनसेंस एनालिसिस आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको इस परीक्षा में सफल होने में मदद करें। बिल्कुल जुड़े रहिए और अगली बार तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।